हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज हम जो है एनवायरनमेंट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपने बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो है ऐसा देखा होगा, उन्होंने जो है ग्रीन हाउस तैयार किया होता है, जिसमें समटाइम्स शीशा लगाया होता है या फिर ऐसे पॉलीथीन जो है वो यूज़ किया होता है, और उससे जो उसके अंदर जब आप देखते हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो जब सनलाइट अंदर आती है तो आप क्या देखते हो कि पूरी तरह से सनलाइट बाहर नहीं जाती है, वो अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से इन प्लांट्स को एक वार्म टेम्परेचर मिलता है। यही चीज़ आपने कार्स में भी देखी होगी कि अगर आपकी कार जो है वो बाहर खड़ी है धूप में, तो आप देखोगे कि उसका अंदर का टेम्परेचर कितना गर्म हो गया होता है। तो इसको ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, सनलाइट जो है वो अंदर कैप्चर हो जा रही है, और जिससे जो है वो अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो वार्म हो जा रहा है। कुछ इसी तरह का जो है वो हमारी अर्थ में भी होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि अर्थ जो है वो हमारी वार्म कैसे रहती है, तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जो है वो हमारी अर्थ वार्म रहती है। अगर आपने अर्थ को देखा है तो अर्थ जो है उसके बाहर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसेस का ग्रुप है जो ब्लैंकेट की तरह अर्थ को ढक के रखता है। इसमें क्या है, कुछ मेजर गैसेस हैं जो क्या करती हैं, जब सनलाइट की रेज आती हैं तो कुछ तो जो है वो अर्थ से बाहर निकल जाती हैं, और कुछ को जो है अर्थ के अंदर ही वो गैसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहता है। और इन मेजर गैसेस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्हीं गैसेस को जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, और इन ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट से जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं आपका उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो है डेफिनेशन देखें तो दैट इज इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी इंक्रीज होके अर्थ से जो है हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी अर्थ जो है वो वार्म रहती है। अगर हमारी अर्थ जो है वो वार्म ना रहे तो हम जो है अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं कि सन से जो है वो रेडिएशंस अर्थ में आ रही हैं, और कुछ रेडिएशन जो हैं वो बाहर चली जा रही हैं, और कुछ रेडिएशन जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक होके जो है अर्थ में ही आ रही हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सनलाइट की कौन सी ऐसी रेडिएशंस हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ में आती हैं, तो उनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि अर्थ को वार्म करने में हेल्प करती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का। अब आपको पता है कि आजकल जो है वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम जो चीज़ें जलाते हैं या व्हीकल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी अर्थ में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये जो गैसेस हैं अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये क्या करेंगी, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको ज़्यादा कैप्चर करेंगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म होगा, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन देखें तो राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स टेम्परेचर ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर हो रही हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या खतरा है, तो आप देख सकते हो कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो बहुत सारे पेस्ट एंड पैरासाइट जो होते हैं वो हमारी फूड प्रोडक्शन को जो है वो कम कर देते हैं। ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गई हैं, और ऐसा आज के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि कंट्रीज़ जो हैं वो डूबने की कगार पर आ गई हैं। देन क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से क्या है, ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा थ्रेट है। देन आप रेन के पैटर्न में जो है वो चेंजेस देख सकते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स भी हाई टेम्परेचर पे जो हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स प्लांट्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे उनका भी एक्सटिंक्शन होता जाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन की ओर जो है वो लेके जा रहा है। अगर हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये है कि
ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफ़ेक्ट है उसको कम किया जाए, और वो तभी कम होगा जब हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको कम करेंगे। फॉर एग्जांपल कोल का यूटिलाइजेशन कम करना, पेट्रोलियम का यूटिलाइजेशन कम करना, फॉसिल फ्यूल्स को बेसिकली लिमिट करना। तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो कम होगा। सेकेंड इज़ कि आजकल हम जो ट्रीज़ को काट रहे हैं, वेजिटेशन को ख़त्म कर रहे हैं, उसको इंक्रीज़ करने का काम करना, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स लेंगे और जो एटमॉस्फेयर है वो कम गर्म होगा। देन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उनकी रिडक्शन करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सब्स्टिट्यूट यूज़ करना, एंड देन यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, ताकि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कम किया जा सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो अगर वो किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ पे जो है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है या उसकी बॉडी से वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो क्या होता है, जब उस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है तो उस हार्मफुल सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। अगर आप इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन समझना चाहें तो दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड, जिनको ना तो तोड़ा गया है ना वो बॉडी से बाहर निकले हैं। जब वो किसी और ऑर्गेनिज्म में पास होते हैं तो उनकी क्वांटिटी, उस हार्मफुल सब्सटेंस की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस देखे गए हैं उनके दो एग्जाम्पल हैं, एक है डीडीटी एंड एक है मरकरी। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये है डीडीटी की केस स्टडी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि एग्रीकल्चर में जो है वो लोगों ने डीडीटी यूज़ किया था, जिसकी वजह से जब बारिश हुई तो एग्रीकल्चर से जो है वो पानी में बहता हुआ लेक में आ गया। लेक में जो है उसको जू प्लैंकटन ने खाया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। फिर उसको जू प्लैंकटन जो हैं छोटे छोटे एनिमल्स, उनको फ़िश ने खाया, छोटी फ़िश ने, तो और बढ़ गई। फिर लार्ज फ़िश ने खाया तो और बढ़ गई। और जब बर्ड्स ने उसको खाया तो बेसिकली बर्ड्स में और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई डीडीटी की, और जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट देखा गया था कि जो बर्ड्स थे उनके अंडे जो थे वो समय से पहले ही फट जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा बर्ड्स की जो आप बोल सकते हैं एक प्रजाति थी उसको बहुत नुकसान होने लगा। तो यहाँ आप इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि डीडीटी को लोग जो है मस्किटोज़ को किल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारा लीवर डैमेज हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ सकता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा उसको ख़राब होने का चांस रहता है। उसके अलावा जो भी आप अगर सेलिनियम यूज़ करें, ये भी ऐसा सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है इजीली, तो जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और लास्ट मैंने जो अभी बताया कि डीडीटी की वजह से क्या होने लगा था कि जो बर्ड्स थे उनके एगशेल जो हैं वो थिन हो जाते थे और समय से पहले ही वो फट जाते थे, जिसकी वजह से क्या है बर्ड पॉपुलेशन में बहुत सारा डिक्लाइन आ गया था। इसीलिए बाद में डीडीटी को जो है वो बैन करना पड़ा था। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो है वो ओजोन जो है बेसिकली वो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बनती है, तो इसका फॉर्मूला है O3। ओजोन के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि बैड ओजोन क्या होती है और गुड ओजोन क्या होती है। तो बैड ओजोन जो है वो बेसिकली आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलती है। अगर आपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी हैं तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसमें हम रहते हैं। तो यहाँ पे जब ओजोन फॉर्मेशन होती है तो बेसिकली वो पॉल्यूशन की वजह से होती है, जो हमारी हार्मफुल गैसेज है उनकी वजह से होती है, इसीलिए इसको बैड ओजोन बोला जाता है, जो कि कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। और एक होती है गुड ओजोन जो मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन जो है हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो गुड ओजोन जो है आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखें तो ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली लिविंग बीइंग्स के लिए, क्योंकि हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ में नहीं पहुंचने देती है। और हमारे को अगर यूवी रेडिएशन हार्मफुल जो है अर्थ में पहुंचेगी तो बहुत सारे नुकसान हैं, तो उस चीज़ से हमें बचाती है। यूवी रेडिएशन भी 3 प्रकार की है, UVC, UVB एंड UVA। UVC और UVB जो है वो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, हाई एनर्जी की हैं, इसलिए ओजोन जो है वो एज अ शील्ड बन के
उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो लो एनर्जी यूवी रेडिएशंस होती हैं दैट इज़ यूवीए, वो सिर्फ जो है वो अर्थ के सरफेस पर पहुंच पाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक बनता है कि कौन सी टाइप की रेडिएशन जो है वो अर्थ में पहुंचती है और कौन सी टाइप की रेडिएशंस जो हैं यूवी रेडिएशंस, उनको जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप देखें तो ये जो हायर एनर्जी यूवी रेडिएशंस होती हैं बी और सी, ये क्या करती हैं, जो ओजोन है O3 मॉलिक्यूल है उसको तोड़ती हैं, O2 और O में कन्वर्ट कर देती हैं, और बाद में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर से रिकम्बाइन कर जाते हैं और फिर से ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ हार्मफुल गैसेस या सब्सटेंसेस की वजह से क्या होने लगा कि वो सब्सटेंसेस जो थे वो ट्रोपोस्फेयर में बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, यानी कि टूटते नहीं थे, और वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने लगे, जिसकी वजह से क्या होने लगा कि जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उसको वो जब वो ओजोन का मॉलिक्यूल टूटता था तो वो क्या करते थे, उसके साथ कंबाइन कर जाते थे, जिसकी वजह से ओजोन लेयर की थिनिंग होने लगी, और उसी को हमने क्या बोला, ओजोन डिप्लीशन। अगर आप देखें तो ओजोन डिप्लीशन का जो ये फिनोमिना था ये सबसे पहले 1980s में देखा गया था, और फर्स्ट जो डिस्कवरी की गई थी वो एंटार्क्टिका में करी गई थी 1985 में, जिसको वहाँ पे ओजोन होल बोला गया था। तो अगर हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, तो स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी आपको ये पता होना चाहिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन है वो जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कंबाइन कर जाता है, और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनको फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, ये पहले रेफ्रिजरेटर्स या कंडीशनर्स में कूलेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, लेकिन आज की डेट में जो है वो इनका यूज़ जो है वो कम करना शुरू किया गया है, बिकॉज ओजोन लेयर जो है इसकी वजह से काफ़ी डिप्लीट हो रही थी। तो स्पेशली वो सब्सटेंसेस जिनमें क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओजोन को डिप्लीट करती हैं। और अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में स्पेशली देखें तो एटमॉस्फेयर में कम से कम ये 100 ईयर तक जो हैं वो रह सकते हैं, ये ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अगर हम ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि जब हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो हैं अर्थ पर पहुंचती हैं तो हमारे को स्किन कैंसर स्पेशली जो है वो हो सकता है। देन आपकी आइज़ ख़राब हो सकती हैं, आपकी डिजीज़ की जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो सकती है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कम करते हैं। देन मॉर्टेलिटी रेट जो है वूम में वो जो है बच्चे जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, एंड स्पेशली ये जो यूवी रेडिएशंस हैं ये कॉज करती हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जीन में चेंज होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हार्मफुल यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकती हैं। लास्ट इज़ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू चेक ओजोन डिप्लीशन। जब ऐसा ओजोन डिप्लीशन जो है वो होने लगा और बहुत सारी दिक्कत आने लगी तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ने जो है वो कुछ स्टेप्स लिए थे कि ओजोन को कैसे, डिप्लीशन को कैसे चेक किया जाए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ओजोन लेयर के लिए साइन की गई थी। इसमें उन्होंने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो है ये ट्रीटी साइन की थी। इसमें क्वेश्चन आता है कि ये कब साइन हुई थी, तो 16 सितंबर 1987 में ये आप सिग्नेचर इनका हो गया था, एग्री कर लिया था सबने, और 1 जनवरी 1989 में इसको लागू कर दिया गया था, फोर्स में लेकर आए थे। तो 16 सितंबर को एक्चुअली ओजोन डे भी होता है, तो इसी दिन जो है ये ट्रीटी साइन की गई। एक और डिक्लेरेशन है दैट इज़ हेलसिंकी डिक्लेरेशन। ये 1989 में बहुत सारे नेशंस जो हैं वो साथ में आए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स जो हैं उनको यूज़ करना बंद कर दिया जाएगा, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे उनको हटा के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उनको लाया गया था। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा के क्या चीज़ लाई गई थी, तो दैट वाज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमारा जो एनवायरनमेंट के मेजर टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।